हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और स्वागत करता है मॉम क्लासेस आपका अपने इस चैनल में। और इसी के साथ भारतीय संविधान के जो सामान्य ज्ञान के जो 1500 प्रश्न हैं उन पर अध्ययन करेंगे। प्रश्न जो है वो वन लाइनर रखे गए हैं। इसी प्रकार कोई भी प्रश्न, एक भी प्रश्न संविधान से नहीं छूटेगा। आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ ये वीडियो है जो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। भारत रत्न पूरे विस्तार से बताया गया है। इसमें नेशनल अवार्ड हैज़ वन के साथ रखे गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। इसी प्रकार शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, किस आधार पर, तो ये हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किस आधार पर बनाया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कब किया गया? तो जुलाई 1946 को। संविधान सभा में महात्मा गांधी व जिन्ना, जो पाकिस्तान को अलग करने वाले व्यक्ति थे, जिन्ना, और इन दोनों व्यक्तियों को छोड़कर प्रमुख नेता शामिल थे। कौन सी सभा में? संविधान सभा में। संविधान सभा में जिन्ना एवं महात्मा गांधी को छोड़कर इस संविधान सभा में सभी जो प्रमुख नेता थे वो शामिल थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित हुई। कितनी संख्या निश्चित हुई? 389 जो व्यक्ति थे या फिर सदस्यों की कुल संख्या नियुक्त हुई या फिर निश्चित हुई। और इसी के साथ संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्यीय रियासतों से 93 और कमिश्नरी जो प्रांत थे उनसे 4 प्रतिनिधित्व थे। कितने थे? 4 प्रतिनिधि कमिश्नरी प्रांत से। इसी के साथ 93 थे ये रियासतों से और 292 जो अधिकारी थे वो ब्रिटिश प्रांतों से नियुक्त किए गए थे। इसी प्रकार नेक्स्ट अध्ययन करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन रहेगी कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। हैदराबाद जो रियासत थी ये पाकिस्तान में सम्मिलित होने वाली एकमात्र रियासत थी। इसी के साथ एक जो अन्य रियासत थी वो थी जोधपुर। जोधपुर एवं हैदराबाद है, ये दोनों रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। इस वजह से हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिससे कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33, महिलाओं की संख्या 12 थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये दोनों लाइन रहेगी। 33 थे अनुसूचित जाति और 12 रखी गई थी महिलाएं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष। अब ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इनकी अध्यक्षता में हुई पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या 79 थी। कितनी थी? 79 संख्या थी। किनकी? संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग थी जो कि पाकिस्तान को अलग क्षेत्र बनाना चाहती थी, अपना देश बनाना चाहती थी। और ये जो मुस्लिम लोग के सदस्य 69 थे, इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें तो 11 दिसंबर 1946 को, पहले हमने देखा 9 दिसंबर, अब बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, यानी चुने गए। और संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा चुने गए किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। और ये दोनों ही लाइनें इम्पोर्टेंट है कि शुरुआत कब होती है संविधान सभा की कार्यवाही की? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू होती है। और पहली जो स्थायी अध्यक्ष के साथ बैठक थी वो 11 दिसंबर को हुई और इसी के साथ अस्थायी अध्यक्ष के साथ 9 दिसंबर को बैठक हुई थी। नेक्स्ट अध्ययन करें तो BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन रहेगी कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को।
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है और ये किस लिए किया जाता है? BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने, और इस पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या के बारे में अध्ययन करें तो कुल संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 संख्या थी प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की। और DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णा कुमारी प्रारूप समिति के सदस्य बने। यानी क्या होता है कि प्रारूप समिति में जो सदस्य चुने जाते हैं उसमें DP खेतान होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद TT कृष्णा कुमारी को प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में चुना जाता है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अलग अलग क्षेत्रों से ये जो प्रारूप समिति थी और संविधान सभा थी, संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से जिन्हें चुना जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी नियत की गई? तो 324। संविधान सभा 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या नियत की गई तो ये 324 संख्या नियत की गई। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया। कब किया? 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप प्रस्तुत किया और इसी के साथ संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बनती है कि संविधान सभा ने संविधान को पारित कब किया? तो 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान में कुल भागों की संख्या बात करें तो 22 है, अनुच्छेदों की बात करें तो 395 है और अनुसूचियों की बात करें तो वो 8 है। मूल संविधान में पूछा जाए तो भाग 22 है, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। और इसी प्रकार नेक्स्ट अध्ययन करें तो वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 445 और अनुसूचियां 12 है। मतलब ये हुआ कि 4 अनुसूचियां और ऐड की गई है। मूल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, 22 भाग थे वो 22 थे और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 445 अनुच्छेद है। इसी के साथ संविधान निर्माण में कुल समय की बात करें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और ये काफ़ी बार पूछा जाता है संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। अब ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि संविधान सभा के जो प्रारूप के द्वारा कितने दिन बहस चली? तो 114 दिन। संविधान निर्माण में रुपए व्यय में कितने लागत हुई? तो ये बात करें, कुल व्यय का अध्ययन करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। उस समय 63,96,729 रुपये काफ़ी ज़्यादा होते थे आज के मुताबिक। और बहस कितने दिन हुई? 114 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा। और इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में अध्ययन करें तो 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और पहली बैठक हुई थी 9 अगस्त 1946 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 1946 को। इसी के साथ 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। इसी के साथ अंतिम बैठक के बारे में अध्ययन करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक है ये 24 जनवरी 1950 को ही। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। और ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई। और उस जगह के बारे में अध्ययन करें तो कौंसिल चैम्बर। संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत भारत के लोग हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार
संविधान के अधीन समस्त जो शक्तियां हैं, संविधान के अंदर जो जिन शक्तियों को सम्मिलित किया गया है वो भारत के लोग ही हैं। नेक्स्ट अध्ययन करें तो प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना है, इसको न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा। तो संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों को किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो पूछा जाए तो वो संवैधानिक उपचारों को कहा गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार श्री BN राव, श्री बेनेगल नरसिंह राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो श्री बेनेगल नरसिंह राव थे। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो श्री BN राव या फिर श्री बेनेगल नरसिंह राव थे। नेक्स्ट अध्ययन करें तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ कहा गया है। अब ये कई बार पूछा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद किस में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 1 के अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। किस समिति के अध्यक्ष? संघ समिति जो थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। किस समिति के अध्यक्ष? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल थे जिन्हें लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं। और रियासतों को एकीकरण में सर्वाधिक योगदान देने वाले व्यक्ति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। और हमने देखा सबसे पहले संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी के साथ भारतीय जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन थे? तो वो JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। और भारत में लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है एवं 10 वर्षों तक लगातार भारत में रहने पर नागरिकता हो जाती है। अगर कोई विदेशी कहीं किसी देश का रहने वाला व्यक्ति अगर भारत में 10 वर्षों से निरंतर रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। इसी प्रकार कोई भारतीय व्यक्ति 7 वर्षों तक भारत को छोड़कर अन्य देश में रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज तिरंगा प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। जो तिरंगा या फिर राष्ट्र ध्वज था उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। और जो हमने देखा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। इसी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन जो कि राष्ट्रगान है, इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारत का राष्ट्रगान। और हमने देखा कि जो ध्वज है राष्ट्र या फिर तिरंगा जिसे हम कहते हैं, इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को एक ही दिन अपनाया गया। राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और बात करें राष्ट्रगीत की तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को शीश आकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह किसके रूप में अपनाया गया? तो अशोक स्तंभ को अपनाया गया सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है। और ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हमने देखा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत और 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रीय चिन्ह। इसी के साथ भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ब्रिटिश संविधान है यहाँ से
संसदीय शासन प्रणाली, आप पूछा जाए कि ब्रिटिश जो संविधान है वहाँ से क्या अपनाया गया है, तो वहाँ से संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। इसी के साथ विधि निर्माण प्रक्रिया है वो कहाँ से अपनाई गई, तो वो ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता को लिया गया वो ब्रिटिश संविधान से। आप पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो यहाँ से संविधान संशोधन जो प्रणाली है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। संविधान संशोधन प्रणाली कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान से, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से, एकल नागरिकता को ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया। इसी के साथ बात करें तो अमेरिका के संविधान से क्या अपनाया गया, तो प्रस्तावना, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति के अधिकार, उपराष्ट्रपति की स्थिति एवं संशोधन प्रणाली को लिया गया अमेरिका के संविधान से। तो काफ़ी चीज़ें ली गई अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति के अधिकार, उपराष्ट्रपति की स्थिति एवं संशोधन प्रणाली। ऑस्ट्रेलियाई संविधान के बारे में अध्ययन करें तो यहाँ से केंद्र एवं राज्य संबंध लिए गए कि राज्य का केंद्र के प्रति किस प्रकार का संबंध होगा, ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया। जर्मनी संविधान से, यहाँ से राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। रूस या फिर रूसी संविधान से लिया गया, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। नेक्स्ट अध्ययन करें तो आयरलैंड का जो संविधान है, यहाँ से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है ये आयरलैंड से ली गई। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के व्यक्तियों के मनोनयन को लिया गया। तो आयरलैंड के जो संविधान है, यहाँ से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा सभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि से व्यक्तियों को मनोनयन, यानी राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाने वाले व्यक्तियों को लिया गया। और वो राष्ट्रपति कितने चुनते हैं, नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। 8वीं अनुसूची, किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8 नंबर जो अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं सूची अनुसूची में 14 भाषाएं थी, मूल रूप से 14 भाषाएं थी। 2004 में मैथिली, संबाली, डोगरी, वोडो 8वीं जो अनुसूची है इसमें शामिल की गई। और ये कुल 4 भाषाएं सम्मिलित होकर अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। इसी प्रकार भारतीय राज्यों का संघ है, इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और वर्तमान में बात करें तो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर जो कि भारत का राज्य था, अब इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया और यहाँ से जो 370 धारा था इनको हटाया गया था। नेक्स्ट अध्ययन करें तो आंध्र प्रदेश राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और ये काफ़ी बार पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल है जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं। और ये 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन होता है 26वें के रूप में और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बनता है 27वां राज्य। 15 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 28वां राज्य बनता है उत्तराखंड। इसी के साथ 2014 को बनता है तेलंगाना जो कि भारत का 29वां राज्य बनता है और वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या की बात करें तो वो 28 है। इसी के साथ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। जो केंद्र का गृह मंत्री होता है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद होता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं, इनका अध्यक्ष होता है। भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35(4) तक है। कहाँ तक है, 35(4) तक है। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 12 से लेकर भाग 35 तक है। मूल कर्तव्यों की बात करें तो अनुच्छेद 15 से भाग 18 और आपातकाल
उपबंध की बात करें तो अनुच्छेद 352 से 360। कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद है। इनमें आपातकाल उपबंध है। अनुच्छेद 15 के भाग क के अंदर मूल कर्तव्य है और 12 से 35 भाग क तक क्या लिखा है? मौलिक अधिकार लिखा है। 20वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 है। कौन सा? 20वां। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इसी के साथ आपात उपबंध में कितने अनुच्छेद है? तो 4 अनुच्छेद है। और संविधान संशोधन है ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत लिया गया है। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति, माता जो माँ होती है इसकी नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिक संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया। इसमें क्या होता है? अगर कोई भारतीय लड़की किसी विदेश में किसी विदेशी लड़के से विवाह करती है तो जब उसके कोई बच्चा जन्मता है तो माता की जो नागरिकता होती है उसके आधार पर उस जन्मे व्यक्ति या फिर बच्चे को नागरिकता प्रदान की जाती है। किस अधिनियम के तहत? तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। नेक्स्ट अध्ययन करें संविधान के बारे में तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये हमने पढ़ा है। इसका वर्णन भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। किसका वर्णन? मौलिक अधिकारों का वर्णन। इसी के साथ अनुच्छेद 12 से 35 तक रखे गए हैं मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में रखे गए हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र, मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो किस संविधान के किस भाग को? भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र एवं मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को संसद में संशोधित किया जा सकता है एवं राष्ट्रीय आपात समय जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता के आधार पर छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रखा गया है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अब केवल 6 मौलिक अधिकार है। अब बात करें कि कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे हटाया गया। तो अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन 1969 में, कब? 44वां संविधान संशोधन 1979 के अंदर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। कौन सा अधिकार हटाया गया? संपत्ति का अधिकार हटाया गया और इसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। कब हटाया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1979 के अंदर। इसी के साथ मूल अधिकारों की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जो मूल अधिकार थे कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। और ये 44वां संविधान संशोधन 1979 के अंदर हटाया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार था जिसे कानूनी अधिकार बनाया गया। जो मूल अधिकार है उनकी मांग किसने की थी? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। प्रारूप किसने बताया? तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया। और मांग किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व है इनका जो सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, यह समाज की भलाई के लिए है। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व है जो कि सिद्धांत है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसमें क्या होता है? इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता और यह समाज की भलाई के लिए लिया गया था। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए बना है और इसे लागू कराने के लिए संविधान की शरण में जाया जा सकता है। किन अधिकारों के द्वारा? मौलिक अधिकारों के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो संख्या की बात करें तो वो 11 है, लेकिन मौलिक अधिकारों की बात करें तो वर्तमान में 6 है। और मूल कितने थे? तो वो 7 थे। बात करें 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ा गया और इसे रूस के संविधान से लिया गया। जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से। और ये कब जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। और बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की तो उनकी संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। कब माना जाएगा?
जब उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो। 26 जनवरी 1950 में के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता मिलती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, भारतीय जो संघ है इसकी कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित होती है, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कैसी व्यवस्था अपनाई गई है, तो भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। अब पूछा जाए कि नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, तो राष्ट्रपति है, और वास्तविक जो कार्यपालिका है तो वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान इस वजह से होता है क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र पूछी जाए तो 35 वर्ष होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जाने योग्य होने चाहिए, यानी लोकसभा से वह व्यक्ति चुना गया हो और उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो अब पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है या फिर निर्वाचन रूप से होता है या फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय प्रणाली, कौन सी? आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व चुना जाता है उसमें एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम की दृष्टि से। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा संघ शासित विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव किया जाता है तो कहाँ से भाग लेते हैं, तो राज्यसभा से, लोकसभा से, राज्य विधानसभाओं से और संघ शासित जो विधानसभाएं हैं वहाँ से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं किए जाते। यानी जो मनोनीत जो सदस्य चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की छानबीन तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो किन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव की छानबीन और निर्णय लिया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12, लोकसभा के लिए 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो कला, साहित्य और खेल जगत से जिन लोगों को चुनाव करता है तो वो 12 लोगों को चुनाव करता है। इसमें 12 लोकसभा में और 2 नियुक्त होते हैं। कहाँ पर? लोकसभा में 12 व्यक्ति चुने जाते हैं, राज्यसभा में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य एवं ये जो 50 सदस्य होते हैं ये प्रस्तावक के रूप में होते हैं और ये जो 50 सदस्य अन्य होते हैं ये अनुमोदक के रूप में होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किया जाने पर उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होता। अगर कोई राष्ट्रपति का निर्वाचन स्थगित किया जाता है, अवैध घोषित किया जाता है, तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो अवैध नहीं होता। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी होती है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो शपथ लेता है तो वो अपने पद के धारण से पूर्व या तो वो मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, अगर वो अनुपस्थित होता है तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मुख क्या लेता है? शपथ लेता है। इसी के साथ 86 नंबर जो क्वेश्चन रखा गया है, 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद जो त्याग है वो पत्र दे सकता है। 5 वर्ष अगर वो कार्यकाल नियम अगर होता है 5 वर्ष का, अगर वो चाहे तो 5 वर्ष से पहले अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को किस
प्रणाली के द्वारा हटाया जा सकता है तो वो महाभियोग के द्वारा। महाभियोग प्रस्ताव संसद में के किसी भी सदन से लाया जा सकता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। महाभियोग है ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से लिया जा सकता है। महाभियोग से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी अनिवार्य होती है, जिस पर उस सदन के 14 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। अगर किसी राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उससे 14 दिन पूर्व अगर कोई भी सदन हटाना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को सूचना देता है और 14 न्यूनतम सदस्यों के उन जो सूचना पत्र दिया जाता है उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। संसद के उस सदन में जिसमें महाभियोग द्वारा प्रस्ताव पेश है कि 1/2 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। क्या होता है पूरा जो प्रोसेस, एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। संसद का जो सदन होता है जो आरोप लगाता है, जिस महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 यानी उसका 2/3 कितना होता है 75% सदस्यों का द्वारा पारित कर देने पर दूसरे सदन में जाएगा और इस प्रकार दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध करने वाले प्रस्ताव को 2/3 पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह के अंदर भरना होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विलंब हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से अवधि समाप्त हो जाने पर अपने उत्तराधिकारी के चुनाव तक पद पर बना रहता है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। क्या होता है पूरा प्रोसेस, एक बार फिर से देखते हैं। राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होता है 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विलंब हो तो राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर अपने उत्तराधिकारी के चुनाव तक पद पर बना रहता है। अगर वो 5 वर्ष कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद जब चुनाव प्रक्रिया में विलंब हो जाता है, जो पूर्व में राष्ट्रपति होता है वो अपना कार्यभार निरंतर कर सकता है जब तक दूसरा उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता। और इस स्थिति में, इस दशा में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करने दिया जा सकता और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युत फलस्वरूप स्थान रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर सकता है। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दिया जाता है या फिर वो किसी कारणवश उसे हटाया जाता है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत के रूप में कार्य कर सकता है। इस अवधि में उसे राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। नेक्स्ट, किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पूर्व रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए होता है। अगर किसी भी राष्ट्रपति का जो कार्य है वो समय से पूर्व रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का चुनाव है ये 5 वर्षों के लिए होता है, न कि जो शेष बची अवधि के लिए होता है। यानी 3 वर्ष के भीतर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो 2 वर्ष का चुनाव नहीं होता है, उस समय 5 वर्ष का ही चुनाव होता है और नेक्स्ट 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है और काफ़ी बार पूछा गया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, मतलब इन पर कोई टैक्स नहीं लगता। किस पर? राष्ट्रपति के वेतन पर। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधित अधिकार भारत का राष्ट्रपति निम्न नियुक्ति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह एवं मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च एवं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जिसे हम के कहते हैं, उसके अधिकारियों की नियुक्ति
राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। एवं अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति। संसदीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और भारत में के राजदूत एवं अन्य राजनयिकों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो इन सभी नियुक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विधायी शक्तियों के बारे में अध्ययन करें तो संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। स्त्रावान करने पर लोकसभा भंग करने के संबंधित अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद भी कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति किसी भी कानून को लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता होती है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। नए राज्यों का निर्माण, अगर कोई नए राज्य बनाना चाहता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की जो सहमति होती है उसकी आवश्यकता होती है। धन विधेयक में, संसद निधि के व्यय करने संबंधित विधेयक में, और राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन करें तो युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह यानी किसी घरेलू विद्रोह में कारण आपातकाल होता है, इसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती है। राज्य में संवैधानिक तंत्र में उत्पन्न आपात को लेकर राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती है। वित्तीय आपात जिसकी न्यूनतम अवधि 2 माह होती है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो वित्तीय आपात आता है यानी जो धन को लेकर आपात आता है तो इसकी न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होती है और इसकी जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट अगला है कि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन आधार पर किसी अन्य प्रकार के राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि राज्य शासन के संविधान के नियम अनुसार नहीं चलाया जा रहा तो वह राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। अगर कोई भी राज्य का शासन सही ढंग से नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह और अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि की बात करें तो 6 माह से 1 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति तभी हो सकता है जब निर्वाचन आयोग पर प्रमाणित कर दें कि राज्य की वर्तमान स्थिति में चुनाव संभव नहीं है, जैसा कि वर्तमान में चल रहा है। और इसी प्रकार राष्ट्रपति के पास विभिन्न शक्तियाँ होती है जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो की अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, वहीं से आप हमें ज्वाइन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।